अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे रूह यारम। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हेयर बी गो। सारिम कब से इन पर नजर रखे हुए था और कब से रूह को अकेले करने का इशारा कर रहा था। जिसे समझते हुए मासूमा ने लैला को अपने साथ आने को कहा। लैला, वो ड्रेस देखो, मुझ पर सूट करेगा ना कि नहीं? तुम बेहतर समझती हो ना। अब मुझे क्या पता मुझ पर क्या सूट करेगा और क्या नहीं। प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प ही कर दो। लैला, जो कब से रूह को साथ लिए जा रही थी, एक तरफ होकर मासूमा की बात सुनने लगी। जो तुम वहां जाके ज्वेलरी देखो, तब तक मैं मासूमा की थोड़ी हेल्प कर दूं। इसने रूह को सामने वाली दुकान की तरफ जाने का इशारा किया और खुद मासूमा को लिए कपड़ों की दुकान की तरफ आई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रूह अपने पीछे सारिम की आवाज सुनकर फौरन पलटी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? रास्ता छोड़े मेरा। वो जाने ही लगी तो सारिम इसके रास्ते में हाइल हो गया। देखें भाभी, आप मेरे लिए बहुत इज्जत की हामिल हैं। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, यकीन कीजिए। मैं दिल से आपको भाभी मानता हूँ। मैं आपके घर आना चाहता था, लेकिन यारन ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने आपके घर जाने की कोशिश की तो वह मेरी मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ेगा। भाभी प्लीज मेरी बात का यकीन करें। वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। आपको अंदाजा नहीं है वो किस तरह से आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। प्लीज खुदा के लिए मेरा यकीन करें। शायद आपने सुना नहीं। मैंने क्या कहा? मेरा रास्ता छोड़े। उन्होंने इसकी बात करके इसे पीछे की तरफ धक्का दिया और आगे पीछे नजरें दौड़ाकर लैला को देखने लगी। ठीक है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? आप ना करें मेरा यकीन, लेकिन फिर भी आपको सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। वो शख्स दुबई का डॉन है, इसलिए लोग इसे डेविल कहकर पुकारते हैं। मेरी बात सुने भाभी रू। इसकी बात पर कान धरे बगैर आगे बढ़ने लगी जब सारिम ने इसका हाथ थाम लिया। मैं इसे बचाना चाहता हूँ। मैं इसे एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बचपन का दोस्त एक आम जिंदगी गुजारे। वो एक बहुत ही खतरनाक शख्स है, जो शायद दरिंदा कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो पूछे अपने शौहर से, क्या इसने अपने बाप का कत्ल नहीं किया? वो खुद आपको बताएगा कि किस तरह से अपने बाप को मारकर इसे अपनी माँ को इस केस में फंसाया था। मैं आपसे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? ना करें, लेकिन खुदा के लिए अपने शोहर से एक बार पूछकर इन लोगों को इंसाफ जरूर दिलाएं, जो आपके शोहर क्या तो बेदर्दी से कत्ल हो चुके हैं। रूह, चलो यहां से। न जाने लैला कब इसके पीछे आकर खड़ी हुई और इसका हाथ पकड़कर अपने साथ घसीटने लगी। रूह, तुम्हें इस आदमी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वो डेवल को फंसा रहा है और कुछ नहीं। चलो हम वापिस चलते हैं। वो रास्ते में कुछ नहीं बोली, लेकिन लैला इसे यकीन दिलाती रही कि यारम को सिर्फ फंसाने की ही कोशिश की जा रही है। जब मासूमा परेशान बैठी हुई थी कि इसे अंदाजा भी नहीं था कि सारिम कुछ ऐसा करने वाला है। रूह जब घर पहुंची तो दरवाजा पहले से ही खुला था, जबकि लैला का अभी वापस जाने का इरादा न था। वो यारम को सारी सिचुएशन बताकर वापस जाना चाहती थी। दरवाजा खुला देखकर वो परेशान हो गई, लेकिन अंदर आते ही जो थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा था, इसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार न थी। वो लड़खड़ाकर दरवाजे से जा लगी। किसके साथ गई थी तुम बाहर? समझ में नहीं आता तुम्हें किस शहर में मेरे कितने दुश्मन हैं? पिछले 1.5 घंटे से हर एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाकर पूछा है मैंने इस बिल्डिंग में कि मेरी बीवी कहाँ है। क्यों गई थी तुम बाहर? समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ? रू दरवाजे के साथ डरी सहमी खड़ी थी। वो जो बेख्तियारी में आज दूसरी बार इस पर हाथ उठा गया था, परेशानी से आगे बढ़ा। वो गुस्से में था, लेकिन इसका मकसद ऐसा हरगिज नहीं था। हाँ, शायद इसे अभी तक पता नहीं था कि मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। जबकि रूह के कान सिर्फ सारिम के अल्फाज गूंज रहे थे। आपका शौहर दुबई का डॉन है। आपका शौहर एक गुंडा है, मासूम लोगों का कातिल, एक दरिंदा है। अपने ही बाप का कत्ल, अपनी माँ को फंसाने वाला। अल्फाज इसके जहन में गूंज रहे थे, जबकि अगले ही लम्हे वो जमीन बोझ हो चुकी थी। रूह इसके सामने दरवाजे से लगी जमीन पर पड़ी थी। वो तेजी से आगे बढ़कर इसके गाल थपथपाने लगा। रूह, क्या हुआ है तुम्हें? बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? रूह मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? अब कि वो लैला की तरफ देखकर चिल्लाया था। मैंने कुछ नहीं किया डेवल, मेरे यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। लैला बखलाकर इसकी तरफ आई थी। वो जल्दी से रूह को देखने लगी। लैला, अगर मेरी रूह को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक मौत मिलेगी तुम्हें। ये बात याद रखना। डेविल, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी मेरे साथ। हमने तो रास्ते में कुछ खाया भी नहीं। इसे मासूमा की तरफ देखा, जो दरवाजे के साथ खड़ी नहीं देख रही थी। इसे जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। रूह प्लीज आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? सर, हमने रूह को कुछ नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी, हमारे साथ पता नहीं ये अचानक इसे क्या हो गया है। मासूमा परेशानी से बोली थी। मासूमा, डॉक्टर को फोन करो। लैला ने डेविल को रूह के लिए इतना टची देखा तो वो मासूमा को कहने लगी, खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से फोन करो डॉक्टर को। वो चिल्लाई थी। मेरे पास डॉक्टर का
नंबर कहाँ से आया? मासूमा परेशानी से बोले। ओह गॉड, ये पकड़ो मेरा फोन और जल्दी से कॉल करो डॉक्टर को। इसने फोन पकड़ाते एक बार फिर से रूह की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। डेवल, इसे उठाओ, यहाँ से रूम में लेकर चलो, मैं पानी लाती हूँ। पता नहीं मेरी रूह को क्या हो गया है। यार हम बहके अंदाज में बोला था। डेवल, इसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, इसे उठाओ यहाँ से, तुम रूम में लेकर जाओ, डॉक्टर का आ रहा है। से जल्दी से मासूमा के हाथ से फोन चपटा और खुद नंबर मिलाने लगी। ऐसे रूम में ले जाओ, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। लैला फोन पर डॉक्टर से बात करते हुए किचन की तरफ भागी थी, जबकि यारम रूह को उठाए बेडरूम में लाया था। जबकि मासूमा वही कड़ी सोच रही थी कि कुछ भी हुआ है इसमें, रूह की तो कोई गलती भी नहीं थी। सारिम कैसे एक मासूम इंसान के साथ ऐसे कर सकता है? मुझे बस इतना बताओ, तुमने रूह को क्या कहा है? वो यहाँ बेहोश पड़ी है और डेवल बुखलाया हुआ है। अगर इन्हें पता चला कि ये सब कुछ तुमने किया है, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। और इन्हें पता चलने वाला, ये बात याद रखना। मैं तो इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मगर लैला वो इन्हें सब कुछ बता देगी। फिर तुम अपने इंजाम के लिए तैयार रहना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने रूह को क्या बताया है। देखो सारिम, जो कुछ भी हुआ है, इसके बाद अगर रूह को कुछ भी हो गया ना, तो तुम नहीं बचोगे। तुम तो कहते कि डेविल सर तुम्हारे बचपन के दोस्त रहे हैं, फिर तुम इनको मुझसे बेहतर ही जानते होगे। मासूमा गुस्से से बोली थी। क्या हुआ इसे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। कहीं डेविल ने इसे भी, ऐसा नहीं हो सकता, डेविल सर इसे मोहब्बत करते हैं, वो इसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं देती। इसके बाद काटते हुए वो जल्दी से बोली और बात खत्म करके फोन काट चुकी थी। और जैसे ही पलटे, सामने खिजर खड़ा था। किससे बात कर रही थी तुम? खिजर ने पूछा। वो मैं दरअसल मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। वो बहुत मुश्किल मुस्कुराई थी। अम्मी से इस तरह से बात की जाती है? खिजर दोनों हाथ सीने पर बांधे इसके सामने खड़ा था। हाँ वो मैं शॉप, आप दोनों यहाँ कब आए? इससे बात बदलनी चाहिए और साथ पीछे कर शॉप को आवाज दी, जो बाहर गाड़ी रोककर अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर, लाला ने हमें कॉल की थी कि रूबी बेहोश है। क्या हुआ इसे? वो इससे पूछने लगा। मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी पाकिस्तान में। इसने खिजर को देखते हुए कहा। पता नहीं इसे क्या हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। इसने शॉप को चलने का इशारा किया तो वो आगे चल दिया। तुम्हें अम्मी से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है मासूमा। वहां से इस तरह से बदतमीजी से बात की जाती है? वो इसे जताते हुए बोला और मुस्कुराकर आगे चल दिया। जबकि इसकी बात सुनकर मासूमा को अंदाजा लगा चुकी थी कि वो इसकी और सारिम की मुकम्मल बात सुन चुका है। डॉक्टर आया और रूह को चेक किया। उन्होंने किसी बात की टेंशन लिया, कोई बात है जो इनके सर पर सवार हो चुकी है। ऐसा कहना ज्यादा बेहतर होगा कि इनका जहन इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा और टेंशन लेने की वजह से ये बेहोश हुई हैं। आप कोशिश करें कि इन्हें हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रखा जाए। ये जितनी टेंशन लेगी इतनी ही बीमार होंगी और जिस्मानी तौर पर ये बहुत कमजोर हैं। आप इनकी खुराक का खास ख्याल रखें। मैं आपको एक दवाई लिख के देकर जा रहा हूँ, पर एक बार इनका अस्पताल में भी चेकअप करवा लीजिएगा। डॉक्टर से तफसील बताकर अपना बैग उठाने लगा। ये इनका क्राइम डॉक्टर था जो अक्सर इनके केस हल करता था। किस बात की टेंशन हो सकती है रूह को? शॉप डॉक्टर को नीचे छोड़ने गया था जब खिजर ने इससे पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तो इसे सरप्राइज देने के लिए जल्दी घर वापस आया था। यहाँ देखा तो कोई था ही नहीं। वो लैला और मासूमा के साथ बाहर गई थी, वापस आई तो मुझे उलझी हुई लग रही थी, लेकिन मैंने अपना गुस्सा इस पर निकाल दिया। लेकिन खिजर, ये थप्पड़ की वजह से नहीं हुआ। लैला और मासूमा कहाँ है? इसने पूछा। बाहर बैठी है। खिजर ने बाहर की तरफ इशारा किया, जबकि वो फौरन ही बाहर निकल आया था। मैं दूसरी दुकान में थी मासूमा के साथ। इंस्पेक्टर सारिम था वहां। मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर सारिम ने इससे क्या कहा है, लेकिन रुको देकर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि वो इससे तुम्हारे खिलाफ कुछ बकवास कर रहा था। मैं एक लम्हा जाया किए बगैर इसे अपने साथ ले आई, यहाँ तक कि गाड़ी में भी इसे समझाती थी कि इंस्पेक्टर सारिम सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम इसे अपने साथ लेकर ही क्यों गई थी? वो गुस्से से दौड़ा था। इसे बताने के लिए कि मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, इस पर यह साइड करने के लिए कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ जचे। मैं इसे ये बताना चाहती थी कि एक खूबसूरत मर्द के साथ एक खूबसूरत औरत ही अच्छी लगती है और खूबसूरत का मासूमियत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं इसे बताना चाहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं इसे बताना चाहती थी कि छठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसके साथ कैसे रहना चाहिए? और लैला दूर जमीन पर जा गिरी। यार हम तेजी से इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन खिजर ने इसे थाम लिया। अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता खिजर, तो मैं इसे जान से मार देता। वो इस वक्त इसी की तरफ देखकर धाड़ा था। डेविल मेरी बात तो सुनो, ये सही वक्त नहीं है, हम बाद में देखेंगे इनको। वो इसे समझाने लगा। फिलहाल तुम्हें रूह के बारे में सोचो। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ही देर में से होश आ जाएगा, और अगर होश में आने के बाद इसने तुम्हें इस तरह से देखा तो इसका शक यकीन में बदल जाएगा। और हम तो ये भी नहीं जानते कि सारिम ने इससे क्या कुछ बताया है। अभी सब्र से काम लो और तुम दोनों निकलो यहाँ से।
वो मासूमा और लैला की तरफ देखकर बोला था, जाओ यहां से। वो फिर से बोला तो लैला फौरन से वहां से निकलने लगी। इसे जाता देखकर मासूमा भी इसके पीछे आई थी। एक बात याद रखना, अगर रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा लैला। वो इसे जाते देखकर बोला था, इसे कुछ नहीं होगा डेवल, क्योंकि आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मैं चाहे मर कर भी वापिस आऊं तब भी तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊंगी। इतने सालों में सिर्फ मैंने तुमसे मोहब्बत में मैंने कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत करते नहीं देखा। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है और लड़की तुम्हें खुद से इश्क करने पर मजबूर कर गई। तो फिर मुझे भी तो ये बात माननी पड़ेगी कि इस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो मुझ में नहीं। तुम इससे बहुत मोहब्बत करते हो, शायद इस मोहब्बत से ज्यादा जो मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ। और यकीन करो, अगर तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी रूह। वो मुस्कुराई मगर आंसू इसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारी मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। लैला अपने आंसू साफ करती हुई वहां से बाहर निकल गई। रूह को होश आया तो यारम इसके करीब ही बैठा था। रूह को वो बिखरा बिखरा सा महसूस हुआ। यारम, वो इंस्पेक्टर कह रहा था। रूह उठकर बैठने लगी। यारम ने इसे अपने सीने में भींच लिया। बकवास करता है, वो सब झूठ है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना रूह? तो मेरी बात सुनो, यकीन करो, सब मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं नहीं जानता मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, बस वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन तुम मेरा यकीन करो। मुझे लैला ने बताया कि इंस्पेक्टर सारिम तुमसे मिला है। वो मेरे खिलाफ झूठे सबूत बनाकर मुझे फंसाना चाहता है। वो बहुत चालाक आदमी है। वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। वो तुम्हारा सहारा लेकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। यकीन है ना मुझ पर? वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें यकीन है ना अपने यारम पर? और इसका चेहरा थामे इससे पूछ रहा था, यारम? वो कह रहा था, आपने अपने बाबा को। बकवास करता है वो झूठ बोल रहा है, झूठ है वो सब। यारम ने इसकी बात काटते हुए कहा, तुम बस मेरा यकीन करो, सब झूठ बोलते हैं। हर कोई तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। वो एक बार फिर से अपने सीने में इसे भींच गया था। तुम मुझ पर यकीन करोगी ना रूह? तुम्हारा यारम ऐसा नहीं है। तुम्हारे यारम ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हें मुझे यकीन है ना रूह? वो ऐसे ही बैठे इसे अपने सीने से लगाए हुए पूछ रहा था। वो इंस्पेक्टर आपसे जलता है, आपकी कामयाबियों से जलता है। चलने वाले लोग ऐसा ही करते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों पे ऐसे ही इल्जाम लगाते हैं। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। भला अपने बाप को कौन मार सकता है? वो इसके सीने में मुंह छुपाए बोल रही थी, जबकि रूह की इस बात से यारम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। पता है वो और क्या क्या बकवास कर रहा था? वो कहता है आपने अपनी माँ को फंसाया अपने बाप के कत्ल करके। कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? झूठा कहीं का। रूह बोले जा रही थी और वो इसे अपने सीने से लगाए हुए सुने जा रहा था। मेरे यार, हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मुझे आप पर पूरा यकीन है। आप इतने अच्छे हैं, आप भला किसी की जान ले सकते हैं क्या? वो घटिया आदमी आपको दरिंदा कहकर बुला रहा था। मतलब समझता है दरिंदे का। मुझे जिंदगी में किसी से नफरत महसूस नहीं हुई, मगर ये आदमी बहुत बुरा है। थोड़ी देर इसके सीने में ऐसे ही सर देकर अचानक इसे सोनू का ख्याल आया था। यार, हम सोनू कहाँ है? वो इसके सीने से मुंह निकाल कर बोली, भाई खिजर और शरफ के पास है। यारम ने बताया। क्या खिजर भाई और शरफ भाई भी आए हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाय, आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं है इनके खाने के लिए। अब मेरे भाई क्या मेरे घर से भूखे जाएंगे? वो तेजी से उठने लगी जब यारम ने इसका इरादा जानकर इसे खींचकर बेड पर बिठाया। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दे दूंगा, तुम रेस्ट करो। इसे जबरदस्ती बेड पर लिटाकर वो बाहर निकल आया। वो बाहर निकला तो शरफ और खिजर दरवाजे के बाहर बेताबी से टहल रहे थे। इसे देखते ही लपक कर इसी के पास आए। क्या रूबा बीबी को सब कुछ पता चल गया है? इनको तुम्हारे काम के बारे में पता चल गया है क्या? वो जानती है कि हम क्या करते हैं? क्या सारी में सब कुछ बता दिया? कभी खिजर तो कभी शरफ सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। सांसों सुकून का सांस तो इसे कुछ भी नहीं पता। हाँ, सारिम ने इसे सब कुछ बता दिया था हमारे बारे में, लेकिन ये अलग बात है कि इसने सारिम से ज्यादा मुझ पर भरोसा किया है। मैंने इसे बता दिया कि ये सब झूठे इल्जाम के अलावा कुछ नहीं। सारिम मुझे फंसाना चाहता है और इसे मेरी हर बात पर यकीन है। सारिम को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस पर इसने मेरी जिंदगी पर हमला किया है। मैंने कहा था और मैंने इसे वार्न भी किया था, मेरे घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। यारम को सारिम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसे हम संभाल लेंगे, फिलहाल तुम भाभी को संभालो, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। खिजर ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें सब कुछ इसे बता देना चाहिए डेवल। आज नहीं तो कल वो सब कुछ जान ही जाएगी। इससे पहले कि इसे किसी भी और से पता चले तुम इसके सामने झूठे साबित हो जाओ। तुम्हें चाहिए कि खुद ही इससे सब कुछ बता दो और इसके बाद इसे हमेशा के लिए खो दो। हाँ, यारम ने शरफ की बात काटते हुए कहा।
ये मेरा मामला है और मैं संभालूंगा, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑर्डर करो, खाना खाकर जाना है। इस तरह भूखे जाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। यारम ने हुक्म दिया था। शुक्र है हमें भी इस घर से कुछ नसीब हुआ, वरना भाभी से पहले तो हमें भूखा ही भेजते थे। शौफ ने ऊपर की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। और भी कुछ खाना है? यारम ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर सामने किया। नहीं नहीं, हम सिर्फ खाना ही खाएंगे, स्वीट डिश की जरूरत नहीं है। शौफ ने इसका हाथ अपने हाथ से दूर करते हुए कहा। सुबह रू की आंख खुली तो यारम इसके साथ नहीं था। एक नजर पूरे कमरे पर डालकर उठकर बैठ गई और बाहर आई। इसका इरादा सोनू के पास जाने का था। ये क्या यारम सुबह सुबह ही चले गए, नाश्ता भी नहीं किया? अभी इसने दरवाजा खोलकर बाहर कदम ही रखा था कि किचन से आवाज आने लगी। सोनू तो किचन में नहीं जाता था, यकीनन यारम ही होगा। वो इसकी तरफ आई और यारम खड़ा नाश्ता बनाने में मसरूफ था। यारम मैं उठ तो गई थी ना, आप हटे, पीछे मैं बनाती हूँ। वो इस तरह इसके हाथ से चाय का कप लेते हुए बोली। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत कमजोर हो। और मैं बिल्कुल भी डॉक्टर की तरह नहीं सोचता। बहुत कमजोर होती जा रही हो, कुछ खाया पिया करो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे मेरे यारम कहकर बुलाएगा और मेरे डिम्पल से प्यार करेगा। यारम ने इसके गाल चूमते हुए कहा और इसके हाथ से एक कप ले लिया। आपको काम पे जाने के लिए देर हो रही है, लाइए दीजिए, मैं बनाती हूँ। रू ने एक बार फिर से नाकाम सी कोशिश की। आराम से बैठ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। मैं काम पर नहीं जाऊंगा, यारम ने चाय कप में उड़ेलते हुए कहा। इतने में इसका फोन बजने लगा। इसने रू को फ्रेश होने के लिए भेजा था और फोन की तरफ मतवज्जा हुआ तो देखा खिजर इसे कॉल कर रहा था। वो एक हाथ से नाश्ते की ट्रे उठाकर बाहर आया और दूसरे हाथ में फोन पर खिजर से बात करने में मसरूफ हो चुका था। वो भी छोटे छोटे कदम उठाती रूम में आई। तुम कब तक आओगे डेवल? हमें विक्रम दादा को रिसीव करने के लिए भी जाना है, खिजर ने कहा। तुम और शरफ चले जाओ, हाँ मसूमा को भी साथ ले जाना। मैं आज नहीं आ सकता, जब तक रू ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आऊंगा। डेवल ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है विक्रम दादा तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए हैं और तुम एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं जाओगे? कितना बुरा लगेगा इन्हें। खिजर ने परेशानी से कहा। मेरी बात सुनो खिजर, रूह से ज्यादा मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और रूह की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता, तुम संभालो सब। वो इतना कहकर फोन बंद कर चुका था जबकि रूह मुंह हाथ धोकर वापिस आई थी। बैठो और खाओ। यारम ने इसके लिए कुर्सी घसीट कर इसे बिठाया और इसे अपने हाथ से नाश्ता करवाने लगा। यारम आपके वालिदैन कहाँ हैं? नाश्ते के दौरान अचानक सवाल पर यारम के हाथ रखे हुए थे। फिर इसके चेहरे पर खोजती नजर से कुछ देखने लगा, लेकिन वहां सिवाय भरोसे के कुछ और नहीं था। फिर संभल कर बोला, मेरे पापा की डेथ हो चुकी है और माँ पाकिस्तान में रहती है। मैंने बहुत कोशिश की कि इन्हें यहाँ ले आऊं, लेकिन वो यहाँ नहीं आना चाहती। इन्हें अपना वतन बहुत अजीज है। यारम के लहजे में अपनी माँ के लिए प्यार ही प्यार था। यारम मेरी बात इनसे करवाए ना। पता नहीं तो को क्या सोची थी कि फरमाइशी कर बैठी। वो मुझसे बात नहीं करती, वो मेरे यहाँ रहने पर मुझसे नाराज थी और मेरे यहाँ रहने की वजह से वो मुझसे रूठी हुई हैं, मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती। और यारम मुस्कुराया था। मुझे इनसे मिलवाइए ना, मैं मना लूंगी। रू ने यकीन से कहा। मुंह खोलो और खाना खाओ, बहुत बातें करने लगी हो तुम। खाते हुए बातें, सोते हुए बातें, ड्राइविंग में बातें, तुम्हारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। वो इसे जबरदस्ती खाना खिलाते इधर उधर की बातों में लगाने में कामयाब हो चुका था। आज अपनी माँ के बारे में बात करते हुए वो कितना बेसुकून था ये वही जानता था। चाहकर भी रूह को नहीं बता पाया कि इसके इस काम की वजह से इसकी माँ इसके पास नहीं रहती। डेवल कहाँ है? तुम लोग मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रहे हो? एक तो वो मुझे लेने एयरपोर्ट नहीं आया, जबकि वो जानता है कि मैं इसी के भरोसे आया हूँ। वो इतना गैर जिम्मेदार कभी ना था। विक्रम दादा भी आकर डेवल के ऑफिस में इसकी सीट पर ही बैठा था। ये हिम्मत सिर्फ दादा में ही थी। दादा आप आराम करें, डेवल से आपकी इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। वो कोई जरूरी काम निपटाने गया है। मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम इसके लिए है। हैरत है वैसे। इसे मेरा पैगाम दे दो कि मेहमानों से जरूरी और कुछ नहीं होता। दादा मुस्कुराए थे। जी दादा जो कब। शौफ इतना कहकर चला गया। तुम लोगों की टीम में एक लड़की भी थी ना, जब पिछले साल में आया था वो तुम लोगों के साथ थी, वो भी आज यहाँ नहीं है। पसंद करती है ना डेवल को? दादा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी दरअसल वो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज छुट्टी पर है। फिर ने बात को संभालते हुए कहा। और वो तैमूर जो मेरे आदमी के खिलाफ सबूत मिले हैं, इसका क्या? दादा ने पूछा। आप फिक्र न करें, इसका हल निकाल चुके हैं, किशन मुस्कुराया था। डेवल के कहने पर वो सारे सबूत इंस्पेक्टर साइंस तक पहुंचा चुका था और इसके बेटे के दोस्त की सजा भी हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी डेवल ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया था कि दादा का आदमी आसानी से यहां से निकल सके। डेवल ने राशिद के भाई वसीम को क्यों मारा? ये तो मैं जानता हूं, कोई बहुत बड़ी वजह होगी, लेकिन फिर भी इतनी बेदर्दी से मारा?
मुझे ड्राइवर से बात करनी है, इसे बुलाओ यहाँ। जो भी जरूरी काम है बाद में कर लेगा, फिलहाल इससे कहो ये सबसे जरूरी काम है, इसका यहाँ आना अपने दादा के पास। खजर हाँ में गर्दन हिलाकर चला गया। हजार कहने के बावजूद यारम ने बाहर से ही खाना ऑर्डर किया था। यारम क्या हो गया, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ, आपने तो मुझे सदियों की बीमार कर दिया है। रो रूठे हुए लहजे में बोली। आज इसने बिल्कुल सोनू के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यारम अपने होते हुए सोनू का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया। हालत देखो अपनी, कितनी कमजोर हो तुम। हाँ पता है कि हवा आकर मुझे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। इसने यारम की कही बात फिर से दोहराई। इसलिए तो कहता हूँ जब बाहर निकलो मेरा हाथ पकड़ कर जाया करो, मुझे साथ ले जाया करो। हवा का कोई भरोसा नहीं है, वो मुस्कुराया था। यार मुझे फातिमा बीबी से बात करवाएं। अब तक तो उन्होंने अम्मी का नंबर ले लिया होगा। वो जो कई दिनों से बात करना चाहती थी, आज इसका अच्छा मूड देखकर बात कर डाली। बीबी इस वक्त मेरी और तुम्हारी बात हो रही है ना, फिलहाल छोड़ो सब, मेरे बारे में बात करो। वो इसे मजीद अपने करीब खींचते हुए बोला। आपके बारे में ना, तो ठीक है, मुझे अपनी अम्मी से बात करवाएं। वो जिद्दी अंदाज में बोली। जानम ने अपनी जेब से फोन निकाला, कोई नंबर ढूंढा और डायल करके इसके हाथ में पकड़ाकर खुद उठ गया। बात करो अपनी फातिमा बीबी का, तुम्हारी फातिमा बीबी का नंबर है। तुम्हारा फोन करने के बाद जाने कितनी बार उन्होंने इस नंबर पर फोन किया है, बिजी होने की वजह से मैं उठा नहीं सका। आज तुम बात कर लो, 10 मिनट में बात खत्म हो जानी चाहिए। आज का दिन सिर्फ मेरा है, जल्दी करो, कहकर वो बाहर चला गया। जब रूह अब फातिमा बीबी से बात कर रही थी। रूह मेरी जान, मेरे बच्चे कैसी हो तुम? कितनी बार तुझे फोन किया मगर किसी ने उठाया ही नहीं। फातिमा बीबी ने इसका हाल और खैरियत पूछने के बाद कहा। फातिमा बीबी, ये मेरे शौहर का नंबर है, वो बिजी थे ना, इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाए। आज भी मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो घर पर रुक गए, तब आपसे बात हो पा रही है। ख्याल रखता है ना वो तेरा? कैसा है, गुस्सा तो नहीं करता, हाथ तो नहीं उठाता तुझ पे? इनके लहजे में माँ की फिक्र थी। वो बेख्तियार मुस्कुराई। काश ये औरत सच में मेरी माँ होती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता है जरा सी बीमार हो जाओ तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते, सर पर सवार होकर जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। वो शर्माते हुए बता रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों में ऐसे ही प्यार कायम रखे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, मुझे यकीन था तेरी मासूम शक्ल तेरे शौहर किसी दूसरे के पास नहीं जाने देगी। इसीलिए तो अल्लाह ने तुझे इन जाहिलों लोगों से निकाला है। अल्लाह तेरे शौहर के दिल में तेरी मोहब्बत की और बरकत डाले। यहाँ का तो हाल बहुत बुरा है बेटी, तेरी बहनें पैसों में खेल रही हैं, न जाने इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया। तेरी माँ तो रोज रोती है और कहती है बहुत बड़ी गलती कर दी उसने, तेरी बहनें तो रात घर वापिस ही नहीं आती। फोन नंबर ले लिया था मैंने, कॉपी पेंसिल उठा तुझे लिखवा देती हूँ। इनके कहने पर इसने फौरन ही यारम को कोई पास कड़ी पड़ी कॉपी वाली फाइल निकाली और इसके ऊपर पेंसिल से लिखने लगी। फोन बंद करने के बाद यारम एक बार फिर से दूध का गिलास और मेडिसिन लिए इसके सर पर सवार खड़ा था। यारम मैं ठीक हो चुकी हूँ, इसने जल्दी से कहा। जानता हूँ, इसलिए ये कोर्स तुम्हारा पूरा करना होगा ताकि तुम फिर से बीमार ना हो। जबरदस्ती खुद ही अपने हाथ इसके मुंह में दबा रखता हुआ दूध पिलाने लगा। वैसे ये दूध कितनी मजे का होता है ना। रूह को वाकई दूध बहुत पसंद था। अच्छा ऐसी बात है तो ये पूरा ग्लास खत्म करो और रोज रात सोने से पहले पिया करो। यार हमने बाकी बचा हुआ दूध भी इसे पिलाया। अब तुम आराम करो। इसका माथा झूमकर उठने लगा। रुके यार, मुझे अम्मी से बात करनी है, ये मैंने नंबर ले लिया है। तुमने इस फाइल पर नंबर लिख दिया है? यार मैं फाइल देखते हुए कहा, जो कि चेहरे से परेशानी साफ जाहिर थी। क्या हुआ यार, मैंने कोई गलती कर दी? सॉरी, मुझे नहीं पता था ये कोई जरूरी पेपर्स हैं। मुझे लगा इतने दिनों से यहाँ पड़े हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इससे पहले कि रूह अपने रोने का शुगल जारी करती, यारा मुस्कुरा दिया। तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, और ये काम हर 2 मिनट के बाद शुरू मत कर दिया करो। इसने इसका चेहरा साफ करते हुए कहा। अम्मी से बाद में बात कर लेना, पहले मैं जरा ऑफिस फोन कर लूं। इसने कंबल ठीक किया और फोन उठाकर बाहर आ गया। डेविल प्लीज यहाँ आ जाओ, दादा ने कहा है कि वे तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए हैं, इन्हें बहुत बुरा लगा है तुम्हारा यहाँ ना आना। खिजर ने परेशानी से बताया। खिजर तुम्हें एक बात समझ में ही नहीं आई? बता चुका हूं ना कि रूह की तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ सकता। इतना सारा काम तुम संभाल नहीं सकते? दादा की खिदमत में कोई कमी ना रहे, डेवल ने ऑर्डर दिया। मेरी बात सुनो डेवल, मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारा यहाँ आना जरूरी है। रूह अब ठीक है, खिजर ने समझाने की कोशिश की। रूह ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होगी तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। अब बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करना। डेवल फोन बंद कर चुका था। खिजर ने फोन देकर एक सरदावरी और लैला का नंबर मिलाने लगा। अब कैसी की तबीयत है तुम्हारी? खिजर ने पूछा। मोहब्बत में हारे हुए लोग कैसे होते हैं खिजर? लाला ने सवाल किया। शायद मेरे जैसे।
खिजर ने कहा। खिजर, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। लैला ने समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूँ लैला, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती, और मैंने कब तुमसे कहा तुम मुझसे मोहब्बत करो। मेरी मोहब्बत में उम्मीद मोहब्बत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, तुमने डेवल के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर तुम इसके अलावा नजर घुमाकर कहीं और देखती तो शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर आती। अपना ख्याल रखना। खिजर फोन बंद करने लगा था। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कल रात मेरा बहुत ख्याल रखा है। कल रात शायद नशे में कोई भी मेरा फायदा उठा सकता था। अगर तुम वहां ना होते तो। लैला ने बात अधूरी छोड़ दी। मोहब्बत की इज्जत की हिफाजत करना हर मोहब्बत करने वाले पर फर्ज है। खिजर ने कहा। एक बात पूछो? खिजर ने इसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। पूछो। एक तरफा मोहब्बत ऐसे तकलीफ देती है क्या? लैला का लहजा बिखरा हुआ था। इससे कहीं ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हें ये तकलीफ सहते हुए सिर्फ एक माह हुआ है, और मैं ये तकलीफ 6 सालों से सह रहा हूं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, अब भी मौजूद है। जब सब राहें बंद हो जाएं, तब भी खिजर का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ होगा। फोन बंद हो चुका था और लैला इसके लफ्जों में खोई अब ये सोच रही थी कि ये शख्स आखिर इससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। इसने तो कभी इसके बारे में सोचा तक ना था, कभी इसे मुड़कर देखा तक ना था। वो तो सिर्फ डेवल के बारे में सोचती थी, इसे देखती थी। लेकिन कल रात डेवल की मोहब्बत का शौक मना रही थी। वो इतने नशे में थी कि अपना आप तक संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे में खिजर सारी रात इसके साथ इसके सर पर खड़ा रहा था, एक लम्हे को भी इससे तनहा नहीं छोड़ा था, और अब सारी रात का थका ऑफिस में काम कर रहा था। कल रात खिजर ने पहली दफा इसे कहा था कि वो इससे मोहब्बत करता है, इसके लिए इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है, शायद इतनी ही जितनी वो डेवल से करती है। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कल शॉपिंग से क्या क्या लेकर आई थी? यारम इसके पास बैठा इससे पूछा था, जो कि अभी कल का सामान लेकर बेडरूम में आई थी। क्यों बताऊं? कल आपने मुझे थप्पड़ मारा था। को इसका कल वाला थप्पड़ याद आ गया था और वो उठकर आईने के सामने खड़ी होगी। सॉरी यार, बहुत जोर से लगा था क्या? वो इसके पास इसके पीछे खड़ा हुआ। याद नहीं, शायद जोर से लगा था। इसने अपना गाल दिखाया, जहां यारम की 2 उंगलियों के निशान अब भी मौजूद थे। यारम ने बेख्तियार अपने होंठ इसके गाल पर रखे थे। बहुत बेशर्म और बहुत गंदे हैं आप। वो अपना आप इसकी बाहों से छुड़वाती हुई पीछे हटी। अभी तुमने देखी ही कहाँ है मेरी बेशर्मी? वो तो मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा। वो इसे अपने करीब खींचते हुए बोला। यार अब हटिए ना, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। रू ने फौरन इसकी पनाहों से निकलते हुए शॉपिंग बैग उठाया और इसमें से चीजें इधर उधर करने लगी। यार इसकी खैर होती हालत देखकर महसूस हो रहा था। वो सारी चीजें इसके सामने रखने लगी। ये भी लैला ने लेकर दिया है, ये भी लैला ने खरीदने को बोला था। आप इसको पैसे दे दीजिएगा। न जाने कितने पैसे इसने मेरी चीजों पे लगा दिए। रू बोले जा रही थी जबकि लैला के नाम पर यारम का मूड बहुत खराब हो चुका था। ये लिपस्टिक, रू को अपनी पसंदीदा चीज मिल चुकी थी। यारम खुलकर मुस्कुराया था। अब वो फिर से याद दिलाने वाली थी कि इकलौती चीज वो इसी के लिए नहीं लाया था, और ऐसा ही हुआ था। आप नहीं लेकर आए थे ना मेरे लिए, तो मैंने खुद ही ले आई हूँ। अच्छी है ना? वो इसे खोलकर दिखाने लगी। अब तुम रुकाओगी तो मैं टेस्ट करके बताऊंगा ना कैसी है। वो सुमाइनी अंदाज में बोला था, जिसके बाद रू के गाल लाल हो गए थे। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है यार, बहुत गंदे हैं आप। वो उठकर बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या किया? वो इसके पीछे जाने लगे जब इसका फोन फिर से बजा और इसका मूड फिर से खराब हो चुका था। यार आज भी अपने काम पर नहीं गया था। रू ने बहुत कहा था इसकी वजह से छुट्टियां ना करे, लेकिन वो नहीं माना था। इसका कहना था जब तक रू बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती वो कोई काम नहीं कर पाएगा। आज बहुत कहने के बावजूद भी सुबह का नाश्ता रू ने बनाया था। अभी वो नाश्ता करके फारिग ही हुए थे कि दरवाजा बजा। अरे ये कौन आ गया? रू सोचते हुए उठकर दरवाजा खोलने लगी जब यारम ने कहा कि वो दरवाजा खोलेगा। रू कंधे उचकाकर वापस बैठ गई तो यारम दरवाजा खोलने आ गया। दरवाजा खोलते ही यारम खटका। दादा आप यहाँ आए हैं, अंदर आए। यारम इनके गले मिलता है इनको अंदर आने का रास्ता देने लगा, लेकिन इनसे पहले खिजर अंदर आया और रू को अंदर जाने का बोला। वो नहीं चाहता था कि रू को इनके काम के बारे में कुछ पता चले। रू अपने घर में अनजान शख्स देखकर उठकर कमरे में चली गई। मैं इन लोगों को बहुत कहा कि तुम्हें बुलाए, लेकिन ये ना तो मेरी बात करवा रहे थे और ना सुन रहे थे, और ना ही मेरे पास बुला रहे थे। तुम जानते हो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। कितनी गलत बात है, तुम्हें आकर मुझसे मुझसे ना मिलो। वो इसे साथ लिए चलते हुए अंदर आए थे। दादा दरअसल मैं कुछ बिजी था और मैं खुद आता आपको रिसीव करने के लिए। वो इनके साथ बैठते हुए बोला। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम्हें याद है तुम बचपन में मुझसे जो कुछ मांगते थे मैं तुम्हें देता था? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था और डेविल भी मुस्कुरा दिया। दादा मेरे पास ऐसा कुछ है जो आपको दूंगा। आपके पास तो सब कुछ है, आप जान मांग लीजिए, ये भी आप ही की मानत है, हंसते हंसते दे दूंगा। जयराम आज अपने मिजाज के खिलाफ बहुत मुस्कुराकर और नरमी से बात कर रहा था, क्योंकि सामने बैठे इस शख्स को ये आराम पर बहुत एहसानात थे। इसने इसकी बात पर वह विक्रम दादा ने कहका लगाया और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से एक तस्वीर निकाल कर इसके सामने रखी। मुझे ये चाहिए डेवल।
انہوں نے تصویر کے سامنے کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کا چہرہ غصے سے شدت سے سرخ ہو چکا تھا. میں نے کہا جان مانگ لو تو تم نے جہان نہیں مانگ لی. وہ میری غیرت ہے، بیوی ہے. بیوی؟ یارم نے اٹھا کر فون زور سے دیوار پر دے مارا. ٹیبل، حد میں رہو تم. بھولو مت کہ میں کون ہوں. تم مت بھولو کہ میں کون ہوں. اس سے پہلے کہ کھڑے کھڑے تمہاری جان لے لوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے. یارم غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا. اگر ایسے نہیں تو ویسے صحیح. جو چیز مجھے چاہیے وہ تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا. مجھے لگا تھا تم شرافت سے مان جاؤ گے، لیکن تم میں تو بہت ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو. مت بھولو کہ اس مقام پر پہنچانے والا تمہیں میں ہوں. دادا ابھی بھی پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا بول رہا تھا. اگر میں تمہیں پیسے نہیں دیتا تو یہ مقام مجھے تمہارے پیسوں سے نہیں اپنی پاور سے ملا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری عزت اس لیے کرتا ہوں کہ تم نے مجھے پیسہ دیا؟ غلط فہمی ہے تمہاری. میں تمہاری عزت اس لیے کرتا تھا کیونکہ تم دوسروں کی عزت پر نظر نہیں رکھتے تھے. میں نے تمہاری آنکھوں میں کبھی ملاوٹ نہیں دیکھی تھی. اگر معلوم ہوتا کہ تم اس طرح میری بیوی کی تصویر لے کر آؤ گے تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میری بیوی ہے تم میرے گھر میں میری بیوی کی تصویر لے کر میرے پاس آئے ہو. یعنی کہ تم نے جانتے بوجھتے میری عزت پر نظر ڈالی ہے. شکر کرو اس وقت میرے گھر پر ہو، ورنہ میں اپنی غیرت پر آنکھ اٹھانے والے کی آنکھ نکال لیتا ہوں. اپنی شکل دفع کرو یہاں سے. تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ڈیول کے ساتھ بیٹھو. تم اس راشد کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو. میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں یا خود یہاں سے جاؤ گے؟ اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھتے ہوئے یارم نے پھر سے داڑا تھا. جا رہا ہوں میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو چیز ایک بار وکرم دادا کو پسند آ جاتی ہے وہ اس کی ہو ہی جاتی ہے. مجھے وہ لڑکی صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی، لیکن اب وہ لڑکی مجھے ہمیشہ کے لیے چاہیے. اس سے پہلے کہ دادا کچھ اور کہتا ہے یارم کا اس کا گریبان پکڑ چکا تھا. گیٹ آؤٹ! وہ دھاڑا تھا. چلو خضر، وکرم دادا غصے سے بولا اور وہ چلتا ہوا دروازے کے پاس ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی چل نہیں رہا تھا. اس نے مڑ کر ایک نظر خضر کو دیکھا جو ایسے ہی بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا اور اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. وفاداری، بہت وفادار ہو تم خضر، لیکن تمہارے جیسے لوگوں کی قدر نہیں ہے یہاں. تم جب چاہے میرے پاس آ سکتے ہو. ویسے بھی تمہارے یہ باس تو کچھ ہی دنوں میں مر جائے گا. وکرم دادا سے پنگا لیا ہے اس نے. وکرم دادا سے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا. خضر سڑکوں پر بھیک مانگ لے گا لیکن ڈیول کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرے گا. خضر اسے سنانے والے انداز میں بولا. وکرم غصے سے باہر نکل گیا. میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وکرم کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے. اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو میں اسے یہاں کبھی نہیں لاتا. وہ مجھ سے ضد کرنے لگے تھے کہ انہیں تم سے ملنا ہے کسی بھی حالت میں. تم نے انہیں اپنے آفس میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے میں وہاں لے کر گیا تھا. لیکن جب میں وہاں گیا تو وہ روکی فوٹو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے. بس پھر کیا تھا، وہ مجھے زبردستی ساتھ گھسیٹ لائے. خضر اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، جبکہ یہ بات الگ تھی کہ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے روبی کچھ نہیں سن پائی تھی. لیکن پھر بھی خضر نے کنفرم کرنے کے لیے اسے چائے بنانے کا کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کے لیے چائے بنانے چلی گئی اور پھر زبردستی خضر کو کھانے پر روکنے لگی، جس سے خضر ایک بار پھر سے پرسکون ہو گیا تھا. لیکن اب وہ اس بات کو لے کے بھی ٹینشن میں تھا کہ وکرم دادا کو روح پسند آ گئی ہے اور یارم روح کو کسی حال میں بھی گوائے گا نہیں. یہ تو اس کی آنکھیں ہی بتا رہی تھی. وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا. اس نے مجھے انکار کیا، میں نے اسے یہ مقام دیا. جب لوگوں کو اس نے اپنی طرف لگانا تھا تو میں نے اسے پیسہ دیا. کیا مانگا تھا میں نے اسے؟ صرف وہ لڑکی، ایک لڑکی کے لیے اس نے میرا گریبان پکڑا. میرا، وکرم دادا کا. مجھے وہ لڑکی چاہیے اکبر، کسی بھی قیمت پر. سب کو لگا دو اس کام پر. ڈیول کو میں اس کی اوقات دکھاؤں گا. میں اسے بتاؤں گا کہ وکرم دادا سے پنگا لینا اس نے اچھا نہیں کیا. وکرم کو انکار کر کے اس نے وکرم کی توہین کی ہے. دادا آپ ریلیکس ہو جائیں، لڑکیاں بہت ہیں، لڑکیاں بہت ہی بھول جائیں اس لڑکی کو. یہاں ایک سے ایک حسین لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اکبر اسے ایک سے ایک حسین لڑکی دکھاتے ہوئے بولا. تمہیں سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا؟ مجھے وہ لڑکی چاہیے. وہ مجھے اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ بہت حسین ہے یا میرا دل اس پر آ گیا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ڈیول کے اندر کس حد تک بسی ہوئی ہے. وہ لڑکی اس کی کمزوری بن چکی ہے. وہ میرا گریبان پکڑ کر ڈیول نے مجھے اس کی کمزوری پر حملہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے. وکرم دھاڑا تھا. تو کیا سوچا آپ نے اکبر؟ اکبر نے پوچھا. راشد اپنے بھائی وسیم کے بعد بالکل بے مول ہو گیا تھا. اب انڈر ورلڈ میں اس سے کوئی کتے کے بھاؤ بھی نہیں پوچھتا تھا. وہ جو سوچ رہا تھا کہ وکرم یہاں آ کر اس کے بھائی کا بدلہ لے گا،
اس کے सब ख्वाब धरे के धरे रह गए थे। दैट डेविल बहुत खतरनाक है। आपको पता है इसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसकी बीवी का फोन आ गया था। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को इतनी भयानक मौत दी कि मैं सोचकर ही कांप उठता हूँ। रशीद ने इन्हें समझाने की कोशिश की थी। अब तुम देखना कि मैं इसे कितनी भयानक मौत देता हूँ। विक्रम दादा कहका लगाकर हंसा था। यार हमको पता था कि विक्रम इसके खिलाफ जरूर कोई ना कोई प्लान कर रहा होगा और इसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। इसे डर सिर्फ रू का था। वो रू को खो नहीं सकता था। इसे डर था कि किसी तरह रू को इसकी हकीकत ना पता चल जाए, और ऐसा हुआ तो वो रू को क्या जवाब देगा, किस तरह से इसे अपना यकीन दिलाएगा। ये तो वो समझ चुका था कि रू खुद से ज्यादा इस पर एतबार करती है। रू जब तक अपनी आंखों से इसे इस तरह के काम करते न देखे, वो किसी दूसरे पर यकीन नहीं करेगी। और इस बात पर यारम पुरसुकून था, और ऊपर से सारिम भी हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका था। दादा छोटे बड़े सब गुंडों को अपने साथ मिला चुका था। डेविल को पल पल की खबर मिल रही थी। वो सोच रहा था कि दादा ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया, आखिर इसका क्या इरादा है। यारम की सोच के मुताबिक अब तक दादा को कोई ना कोई कदम जरूर उठाना था, पर इसके जहन में क्या चल रहा है? वो डेविल को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक चला जाएगा? कहीं इसका इरादा रू के साथ कुछ उल्टा सीधा करने का तो नहीं? दादा क्या सोचकर चुप है? कहीं रू को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला? या शायद कुछ और? मुझे रू को जल्द अज जल्द यहाँ से निकालना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, हम ये घर क्यों छोड़ रहे हैं? इसके घर में बहुत सारे लोग थे इस वक्त। इनका जरूरी सामान पैक करे थे। बेबी क्योंकि मैंने अपना घर ले लिया है और अब हमें फ्लैट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा घर इस घर से बड़ा है और बहुत आरामदेह है। तुम वहां आसानी से घूम फिर सकती हो। अब तुम्हें इन 2 कमरों के इस छोटे से फ्लैट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। यार हमने प्यार से समझाया। क्या सच में हमारा अपना घर इससे बड़ा, हवादार? एक्साइटमेंट में बोली तो पास खड़ा अशरफ मुस्कुराया। हाँ रू, वो इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तुम्हारा ये कुत्ता बहुत इंजॉय करेगा। ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम शोनू है, रू ने मुंह बनाकर बताया। हाँ ना, वही शोनू। मैं भी यही कह रहा था, गलती से मुंह से कुत्ता निकल गया। वो क्या है ना, नाम कोई भी रख लो, नस्ल तो नहीं बदलती ना। शोफ अपनी बात को कवर करने के चक्कर में और उलझ गया, और रू ने घूर कर देखा। यानी कि वो इसे ये कहने की कोशिश कर रहा था, तुम चाहे जो मर्जी नाम रख लो, ये कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। मेरा मतलब है दुनिया का सबसे प्यारा जानवर तो कुत्ता ही है, और सबसे प्यारे जानवर कुत्ते का सबसे प्यारा नाम शोनू, जो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की ने रखा है। यार हम पास खड़े इन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर इन दोनों को ऐसे ही बातों में लगे देखकर इसने खिजर को मुखातिब किया, जो जरूरी सामान पैक कर रहा था। लैला से बात हुई तुम्हारी? वक्ती तौर पर इसका बहुत गुस्सा कर गया था, लेकिन ये भी सच था कि इस दिन इसने यारम की बहुत मदद की। रू की हालत देखकर यारम परेशान हो गया था और इसे अपना होश भी ना रहा था। अगर ऐसी लैला इसके पास ना होती तो शायद वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। इसकी तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, सो मैंने इसे आराम करने के लिए कहा है। और वो दूसरी लड़की मासूमा? यारम ने पूछा तो शौफ के कान खड़े हो गए। मासूमा मैडम जरूरत से ज्यादा मासूम है, लेकिन फिक्र मत करो, इसकी मासूमियत तो मैं निकालूंगा। फिलहाल तुम दादा वाला मसला हल करो, सारिम को हम संभाल लेंगे। मासूमा का सारिम से क्या ताल्लुक? शौफिन के पास खड़ा पूछ रहा था। हम यहाँ काम करने आए हैं, तुम्हारा मासूमा नामा सुनने के लिए नहीं। बेहतर होगा काम पर ध्यान दो। तुम्हारे चहीती आई नहीं कि तुमने तो कॉल करके इसे यहाँ बुलाया था। किसन ने बात बदलना चाहिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। शौफ बस इतना बोलकर फिर से रूह के कुत्ते के साथ खेलने लगा। रूह, तुम्हें ख्वाब आते हैं? इसके पास खड़ा पूछने लगा। यारम और खिजर ने हमेशा की तरह इसकी बेफजूल बात पर गर्दन नफी में हिलाई। इसका कुछ नहीं हो सकता था। खिजर बोला, ख्वाब तो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं, कभी कभी तो बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। रूह ने हाथ से डराना चाहा तो यारम बेख्तियार मुस्कुराया। तुमने ख्वाब में कभी मुझे देखा है? मेरा मतलब मैं इतना हैंडसम? शौफ की बात मुकम्मल होने से पहले रूह बोल पड़ी। बात समझता यारम और खिजर का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ। इसने इनकी तरफ देखा और फिर रूह को घूरना चाहा, लेकिन वहां अब ना दी। फिर खुद ही भी मुस्कुरा दिया। मेरी बहन भी मेरी तरह हाजिर जवाब। ट्राउनी। शौफ की बात खत्म होने से पहले ही खिजर बोला, ओए मेरी बीवी बहुत क्यूट है। रूह की तारीफ यारम बर्दाश्त ना कर पाया। वो तीनों मुस्कुराए और अपने काम पर लग गए। अगर वो सब कुछ सुन चुका है तो अभी तक किसी मेरे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सारिम इस वक्त मासूमा से बात कर रहा था। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर डेविल को किसी ने सब कुछ बता दिया है तो अब तक वो मुझे गोली मार चुका होता। मासूमा वाकई बहुत डरी हुई थी। तुम घबराओ नहीं, मैं खुद इससे बात करूंगा। बस इतना पता चल जाए कि खिजर को कितना पता चल चुका है।
तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा देना कि मैं जबरदस्ती तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। सारिम ने परेशानी से कहा। नहीं सारिम, मैं अपने लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मासूमा परेशान थी। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। बस एक बार मैं इस लड़की को सब कुछ बता दूं। यारम कैसे किसकी जिंदगी किस तरह बर्बाद कर सकता है। इसने इस लड़की को अपनी बीवी बनाकर रखा है, उसे कुछ बताया तक नहीं है। इसीलिए मैंने इसकी बीवी को टारगेट किया है। मुझे लग रहा है कि यारम की इस बात जरूर सुनेंगे। अगर वो सच में इससे प्यार करता है तो इसकी बात वो जरूर मानेगा, सारिम ने कहा। लेकिन सारिम, अगर को सब कुछ पता चल गया तो क्या गारंटी है बेचारी डेविल के साथ रहना चाहेगी? मुझे तो लगता है वो इन्हें छोड़कर चली जाएगी या शायद डेविल सर रूह को मार न दे। मासूमा ने परेशानी से कहा। अगर वो इसे सच्चा प्यार करता है तो इसे मारेगा नहीं, और न ही वो किसी बेगुनाह को मारता है। और मुझे यकीन है कि रूह यारम को मजबूर कर देगी सरेंडर करने पर। और अगर एक बार यारम हमारे हाथ लग गया तो दुबई में माफिया का राज नामो निशान खत्म हो जाएगा। इस वक्त माफिया का सबसे बड़ा डॉन डेविल है। मुझे माफिया वर्ल्ड खत्म करना है। मुझे ये गंदगी खत्म करनी है। उस्मा प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे बाबा के कातलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, और मेरा वादा है तुमसे। अब परेशान मत हो और आराम करो। सर का फोन बंद होने के बाद भी न जाने कितनी देर वो सोचती रही, क्या वो सही कर रही है? जब रूह को ये सब कुछ पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगी? रूह की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।